नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है श्रवण कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा नीट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर अपना 2। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे जो हम अपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, मतलब नोट करके, तो उस स्टेटमेंट के आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर तो स्टार्ट हो गया है। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल सवन कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो हमारे चैनल सवन कोचिंग सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपको हमारा इसी का जो हमारा सवन कोचिंग सेंटर है, इसका हमने टेलीग्राम चैनल जो बनाया है उस पर हम यहाँ के मतलब सारी चीज़ें, जितने भी मतलब नोटिस होते हैं वो सब वहाँ पर भी डालते रहते हैं। और जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स और पूरे मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो मतलब आने वाले क्वेश्चन हैं अगले नेक्स्ट ईयर में, वो सारे हम वहाँ पर अपलोड करवाते रहते हैं। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। और ये जो मेरा चैनल है सवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, इसके बायो में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको पहले लेक्चर में भी पढ़ा चुका था, मतलब उसके आगे का ही आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब हमारे लिए उसके आगे का जो पढ़ेंगे तो हमारा जो आएगा हेडिंग, अब हम पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। जो आएगा वो हमारा आएगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, देखिए मॉलिक्यूलर वेट को जानने से पहले, मॉलिक्यूलर वेट के लिए जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पढ़ाई तो होती ही रहती है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें थोड़ी बहुत जान लीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है थोड़ी बहुत। जैसे ये जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये आईआईटी और जेईई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे और जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्लास 11th में हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मतलब नीट और आपके आईआईटी जेईई में सिलेबस है, जैसे शायद 8-9 चैप्टर हैं, वो मिलाकर फिजिकल केमिस्ट्री वो सारी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो सारा मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। और आपको नोट्स अगर इसके चाहिए तो वो भी इसके सारे अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, बस आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब करते हैं अपनी पढ़ाई को आगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमें जानना है। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन भी किया। आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। चलिए आप कमेंट भी करना अपनी लैंग्वेज में कि आपको कैसे किसने मतलब पहले कैसे पढ़ाया, तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब देखिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो मॉलिक्यूल जैसे ये है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो ये बनता कैसे है, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, मतलब जब ये दोनों जो होते हैं जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये बनता है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो जो मैंने आपको अभी बताया ये सब यहाँ पर थ्योरेटिकल हम लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, साथ साथ समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। नोट्स वैसे अगर मेरे साथ साथ बनाएंगे लिखेंगे तो और ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, इजी, कोई हमने एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बात भी नहीं की, ज़्यादा भारी बात। ठीक है, आसान सी बात है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी सबसे पहला ही आपको होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये हो गए हमारे मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे इसी में आता है जैसे इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बात हमारी क्या चल रही है मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपके लिए बता दूं, जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ एक एटम, फिर लूँगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन में भी जैसे दे रखा हो कि वो अब हाइड्रोजन का तो हमें किसका कितना मॉलिक्यूलर वेट लेना है, तो वो यहाँ पर पहले सर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीधे एक सीरीज़ में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया सबसे पहले लिया एटम। ठीक है, उसके बाद लिया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो फिर मैंने एक दूसरा मतलब जैसे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे करके निकालेंगे, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एएमयू क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में तो उसी में हम उसी मतलब यूनिट में लिखेंगे यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आपको जैसे इजी है, सबको पता होता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, क्योंकि पहले से ही पढ़ते चले जाते हैं, क्लास 9th में इनके बारे में तो बता दिया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 1 एएमयू। कितना होता है, 1 एएमयू। अब जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हाइड्रोजन का अभी तो मैंने एटम बताया, तो इसका जब 1 एएमयू तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इसके होंगे 2 एएमयू। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 2 एएमयू। अब ऐसे ही अगर कार्बन का निकालें,
इसका जो होता है, जैसे कार्बन का अगर मैं देखूँ तो कार्बन का जो होता है एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 12, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, ठीक है। ऐसे ही तो इसका जो होता है कार्बन का वो होता है 12, और एक ऑक्सीजन जो होती है इसका होता है एटॉमिक नंबर मतलब 8, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 16, ठीक है। तो जब 2 हैं तो हो जाएंगे हमारा 16 दूनी 32, ठीक है। तो यानी कि 16 दूनी 32। तो अब अगर टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 + 32 कितना होता है, 2 2 4 और 3 1 4, मतलब 44 जो आ जाएगा इसका AMU मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको सीरीज में बिल्कुल बता दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको वो नोट करके एक पॉइंट एटॉमिक वेट के लिए लिखवाया था, वैसे ही यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट जो आता है वो आता है मॉलिक्यूलर वेट के लिए, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट है मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वैसे भी जैसे ही मैंने एटॉमिक वेट में लिखवाई थी वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट में, कुछ भी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, वो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको वो बता भी दूंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इन AMU लिखते हैं हम यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU। जब हम मतलब मॉलिक्यूलर वेट को इन AMU मतलब AMU वाली यूनिट में लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट, जब हम AMU लेते हैं तो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट इन AMU रिप्रेजेंट वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और बट जब हम मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लेते हैं, बट व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, जब हम मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लेते हैं तो जो ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं, 6 × 10⁻23, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर वेट को इन ग्राम में लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ऑफ 1 मोल, 1 मोल कितने, 6 × 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखवा दी, बस वो एटॉमिक वेट के लिए थी, ये मैंने यहाँ पर जो लिखवाई वो लिखवाई मैंने आपके लिए मॉलिक्यूलर वेट के लिए, ठीक है। तो जितनी भी बात यहाँ पर बताइए आपके लिए अंडरस्टैंड सारी समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मॉलिक्यूलर के वेट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आएगा हेडिंग वो आता है STP, एक आती है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जैसे NTP और STP। तो अब आती है एक STP, अभी नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, STP और NTP के बारे में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम STP के बारे में, ठीक है। STP क्या होता है आप अभी लिखते रहना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और मेरे साथ पहले इतनी सी चीज़ समझ लो, वैसे तो ये मेरे साथ ही लिख लिया होगा, ठीक है। STP का मतलब जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP क्या होता है, देखो यहाँ पर जो होती है कुछ चीज़ें होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा टेम्परेचर तो उसे केल्विन में बदलो तो 273, तो मतलब जिस क्वेश्चन में हमारे लिए जिस बेसिक मतलब यूनिट में दे रखा हो उसी यूनिट में, जैसे अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो हम टेम्परेचर को मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा तो हम उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, अगर केल्विन में दे रखा तो उसे 273 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको यहाँ पर रखनी है याद, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखने वाली बातें हैं इसमें, ठीक है। कि हम STP अगर कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि STP पर हमने इतना इतना मोल ये लिया या इतने ग्राम हमने ये लिया, इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम NaCl लिया, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं टेम्परेचर जो होता है हमारा STP वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है 1 बार, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो होता है 1 बार, प्रेशर होता है 1 बार। और जो मैं आपको बताऊं, जैसे इसकी प्रेशर की कई यूनिट होती हैं, ATM में होती है, ठीक है, और ATM लीटर, मतलब जैसे इन सब में होती है इसकी यूनिट, तो इनमें अलग अलग होती है, ठीक है। इसका यूनिट कन्वर्जन भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ATM जो होता है हमारा, एक ATM होता है 1.013 वार के बराबर होता है, ठीक है। और एक ATM जो है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 वार के ही बराबर होता है, ये भी बात यहाँ पर मैं लिख दे रहा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है एक ATM 1.013 बार, तो हम मतलब अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं कि एक ATM जो है हमारा वो 1 बार के इक्वल है, ठीक है। ATM इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है। इतनी बात अंडरस्टैंड। अब आती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, मतलब गैस इक्वेशन, ठीक है। गैसेस के लिए एक इक्वेशन लगती है जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपको याद भी होगी, ठीक है। फॉर गैसेस
फॉर गैसेस। जो हमारी इक्वेशन आती है वो आती है PV इज इक्वल टू NRT। क्या क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। वैसे तो इसे प्रूफ पूरा करवा देंगे, ठीक है, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आते हैं। बिल्कुल आसान सी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपके लिए कि मतलब कि इसे कैसे करके बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को याद कर सकते हैं। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें कि सर हम मतलब ये पढ़ तो ले, लेकिन हम मतलब भूल जाते हैं कि किसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब आएगा ये टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब ट्रिक जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि बेटा चाय पी लो जिंजर वाली, मतलब ऐसे कुछ होगी। तो आपको ध्यान रखनी है, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। सारी ट्रिकें मैंने बना रखी है, जहाँ जहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो सब, ठीक। तो अभी इस टॉपिक पे आता है। यहाँ पर जो ये जो हमारी आइडियल गैस मतलब गैस इक्वेशन है, तो इसमें क्या क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT है। तो इसमें क्या क्या मतलब P जो है यहाँ पर वो होता है हमारा प्रेशर, ठीक है। और V जो है ये होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। N जो होते हैं नंबर ऑफ मोल। R जो होता है इसे कहते हैं गैस कांस्टेंट। T तो आपको पता ही है क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात जो है ये सभी बातें होती हैं इसमें, ठीक है। STP पर हमें इतनी चीज़ें याद रखनी होती हैं। और STP भी जो हमारा वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में हमारा कोई बोर्ड के पेपर था नहीं जो हमें पूरे पूरे डेरिवेशन करना होगा, हमें बस याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। 22.4 लीटर, ठीक है। STP पर हमारा इतना होता है। तो इतना पॉइंट आप कर लीजिए नोट, उसके बाद इसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराना हो गया नोट? हो गया होगा नोट। वैसे तो मैंने साथ साथ ही लिखने के लिए कहा था, कोई बात नहीं, ज़्यादा अभी बड़ी बात नहीं पढ़ी है हमने, ठीक है। सब इजी इजी ये भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर अब पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है हमारा जो आता है एवरेज एटॉमिक वेट। क्या होता है सर? ये पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो पहली बात तो थ्योरी है नहीं इसमें एवरेज एटॉमिक वेट में, इसमें जो है कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको समझ लेना है। डेरिवेशन जो भी मैं करवाऊंगा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसी पे आ जाएगा, ठीक है। ईजी हो जाएगा, बस उससे एक डेरिवेशन उससे मतलब एक क्वेश्चन आता है जैसे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करना या कॉन्सेप्ट इसका समझना बहुत इजी है, लोगों को लगता है कठिन है। मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल इजी से इजी वे में, ठीक है। आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने आइसोटोप तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं? मतलब हिंदी में कहें तो समस्थानिक, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं मगर मतलब जो होता है एटॉमिक वेट वो सेम नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं आइसोटोप, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन के हो जाते हैं, ठीक है। 6 कार्बन मतलब 12 और 6 कार्बन 14 ऐसे रहती है, 7 नाइट्रोजन 14 7 नाइट्रोजन 15 ऐसे करके होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बताता हूँ। जैसे मान लो हमने आइसोटोप लिए, ठीक है। मैं आइसोटोप यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन गैस होती है हमारी, उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17 होता है, ठीक। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन के आइसोटोप। क्लोरीन का आइसोटोप मैंने लिया 17 क्लोरीन, मतलब 17 जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट जो है वो है 35, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मैं इसी का एक दूसरा लेता हूँ
आइसोटोप तो वो 17 क्लोरीन, और यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट होता है 37। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। आइसोटोप का मतलब मैंने क्या बताया कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, देखो सेम है लेकिन एटॉमिक वेट में डिफरेंस है। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं हम कुछ चीज़ें इसमें एज्यूम करी जाएंगी। जैसे मान लो, जैसे आपके पास क्वेश्चन में वो दिया हो, जैसे अभी हम तो मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में वो आपको दिया हो कि मतलब ये मतलब क्लोरीन का ए वाला जो आइसोटोप है इधर वाला, ये जो है आपका मतलब 25%, 30%, इतने परसेंट कितने ही परसेंट दे रखा है। ठीक है, और इधर वाला मतलब 30%, 100, मतलब पूरा 100, दोनों का मिला करके 100% तो होगा, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ एक लेट, क्योंकि भाई देखो मैथ के स्टूडेंट हो आप या बायो के हो, एज्यूम तो करना पड़ेगा अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री है आपके पास। ठीक है, तो लेते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने मान लिया कि ये जो है हमारे, ये हमारा है 75%, और बचा हुआ ये जो है हमारा, ये है हमारे पास 25% दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 75 है तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब ये 25% ही होगा। ठीक, अब जो आता है परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस, एक मतलब टॉपिक जो होता है वो होता है परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर हम पहले से लिखते हैं इसके बारे में, परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस, परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस। ठीक है, मतलब अब जो आती है मेन बात वो यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? यहाँ शुरू होती है। ये तो मान लो इतनी बात जो है ये आप क्वेश्चन में ही बता रखी होगी। ठीक है, इतनी बात जो है आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बिल्कुल, और इसी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आएंगे और इसी बेस पे होगा। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, हमें अभी मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, अभी से हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहला मेथड जो आएगा वो हम सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, मानने, लेट, माना। ठीक है, लेट 100 एटम ऑफ क्लोरीन इन वर्ल्ड। ठीक है, हमने मान लिया लेट 100 एटम ऑफ क्लोरीन इन वर्ल्ड। ठीक, हमने मान लिया कि हमारे वर्ल्ड में 100 एटम है क्लोरीन की। ठीक है, अब जो हमने 100 एटम माने क्लोरीन के, तो इसके जो होंगे मतलब अगर देखे जाए 100 में से अगर निकालूं मैं इसका 75% का, तो 75 गुणा 100/100, यानी कि 75 एटम जो आ जाएंगे इस क्लोरीन के निकल आएंगे। ठीक है, अगर इस क्लोरीन के जैसे निकालूं तो आ जाएंगे 25 गुणा 100। आपको ये तो पता होगा कि मतलब परसेंटेज से कैसे करके निकालते हैं हम, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 100 एटम मान लिए हैं और परसेंटेज जो होता है उसे चेंज करने के लिए अपॉन में हम 100 लेके आते हैं, और जब मैंने 100 टोटल मान रखे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऐसे करके निकल आएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्लोरीन के हमारे कितने होंगे? 17 क्लोरीन 35 वाले के 75 आइटम। ठीक, और ये जो हमारा दे रखा है प्लस 17 क्लोरीन 37 वाला, इसमें जो होंगे वो होंगे हमारे 25 आइटम। ठीक, अंडरस्टैंड? कोई भारी बात नहीं पड़ी हमने, बस आसान सी बात। इसके बाद आता है हमारे कि टोटल वेट अब निकालेंगे। मैंने कहा देखो ये बस पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा सवाल जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है नई चीज़ हो आपके लिए, लेकिन बिल्कुल इसी वे में होगा। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ 100, अब हमें निकालना है 100 एटम का वेट टोटल, जितने भी मतलब हमें इन सब का टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो वेट कैसे करके निकालेंगे हम। ये जो मतलब 75 है, 75 एटम जो है, इन मतलब 75 एटम का ये जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दे रखा है ये 35। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो 75 गुणा 35, इस वाले का मैं अगर देख रहा हूँ तो 75 गुणा 35, मतलब इसके 75 तो एटम हमारे पास दे रखे हैं, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट एक का है वो है 35, तो इसकी इससे गुणा कर दी तो इसका निकल आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल, तो हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे इसका जैसे 25 आइटम दे रखे हैं, तो इसका 25 का जो है 37 से करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 गुणा 37, अब आप उससे कर लेना अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर आएगा यूनिट में वो आएगा हमारा AMU में। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसका 3550 AMU, 3550, क्योंकि मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था, क्योंकि वरना बहुत देर लगती। आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन आपको कैलकुलेट जेई वाले हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभार वो दे भी देते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर, लेकिन नीट वालों के लिए कैलकुलेशन खुद किया करो। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मैंने निकाल दिया, अब कुछ नहीं, ये जो है हमारा टोटल एटॉमिक वेट निकाला है। अब हमें देखो एवरेज निकालना, एवरेज निकालना आता है नहीं आता है, बस 100 से डिवाइड करना है। करो भाई सर, टोटल एवरेज एटॉमिक वेट, टोटल एवरेज एटॉमिक वेट, ये जो जितना भी निकल के आया इसे 100 से डिवाइड करना है बस। 3550 डिवाइड बाई 100
निकल गया है आपका 35.5 AMU। यही हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इजी वे में आपको बिल्कुल समझा दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। एक क्वेश्चन है 4 नंबर का आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन हो भी जाता है और रुक भी जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कॉन्सेप्ट सवाल तो आएगा ही मन के, ठीक है। कर लो इससे कॉपी में नोट, और ज़्यादा लंबा भी नहीं, तो छोटा सा ही है, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। करो नोट, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। ऊपर का तो नोट कर लिया होगा, ये मैं तब तक इरेज कर रहा हूँ, वरना इरेज करते हुए भी टाइम लगता है, ठीक है। तुम लोग तब तक नीचे का उतारो, नोट कर लो नीचे का, ठीक है, मैं तब तक ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ये तो अब कर लिया होगा नोट, ठीक है, बहुत देर हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या आता है? परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब किसी भी एलिमेंट की, मतलब आपसे कह देगा कि ऐसे कोई हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे दे रखा है, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उसमें मतलब वो आपसे पूछ ले कि सल्फर की मतलब परसेंटेज बताओ, या ऑक्सीजन की, तो या हाइड्रोजन की। तो ऐसे करके हम कैसे करके इन मतलब इन क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करेंगे, कैसे करके इन्हें देखेंगे हम। तो पहले सर आप हेडिंग लगा लीजिए कि परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है, बस एक फॉर्मूला है, इसमें आपको वो याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी एलिमेंट का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई, मान लो मैंने एक्स एलिमेंट मान लिया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्स। ये मान लो हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स है एलिमेंट, इसका हमें वेट और अपॉन में पूरे जो हमारे कंपाउंड, जैसे मान लो अभी मैंने आपके लिए H2SO4 बताया, कंसनट्रेट H2SO4, तो उसका वेट अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। जिस एलिमेंट का हम वेट निकाल रहे हैं तो उसका वेट ऊपर आ जाएगा, इंटू 100 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है, 100, ठीक है, 1000 नहीं। तो ये होता है फॉर्मूला, इजी है फॉर्मूला, बस ये आपको याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है एक हमारा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट। इसमें मतलब एक क्वेश्चन ही मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, वही ये जो हमारा है, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, जैसे छोटा सा है, इसके ऊपर मतलब जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर, उस क्वेश्चन से ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा थ्योरी व्योरी है नहीं, जो यहाँ पर लिखे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देंगे हम आपको, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर कि मिनिमम, हेडिंग डालो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट। हेडिंग जो है हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट। पहले सर मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा, यही होगा वो उस क्वेश्चन जो को हम जैसे सॉल्व करेंगे वही होगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये कैसा होता है कॉन्सेप्ट। लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। इंसुलिन कंटेन 0.5%, 5 है लिखा हुआ, ठीक है। इंसुलिन कंटेन 0.5% बाय वेट सल्फर, बाय वेट सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। बिल्कुल अभी भी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है, करना है इसे सॉल्व आपको ही, बस समझा देंगे हम, ठीक है। यही होगा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
हमारे पास क्या दे रखा है, देखो मैं आपको बताऊं, आपको रटना नहीं है वैसे, यहाँ मतलब जो परसेंटेज बाई वेट का फॉर्मूला आप रटते हैं, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे समझना है। देखो जो वर्ड लिखे हैं हम वो वर्ड पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन से ही आंसर बनेगा हमारा, अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो उसका आंसर खुद हमारे लिए पता चल जाएगा। क्या लिखा है कि इंसुलिन कंटेन 0.5% बाई वेट, 0.5% बाई वेट मतलब 0.5% बाय दे रखा है, यानी कि बटे में, मतलब अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 0.5% बाई वेट, 0.5% बाई वेट यानी कि परसेंटेज दे रखा तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या है 0.5% बाई वेट सल्फर, ठीक है, यानी कि 0.5 AMU सल्फर, ठीक है, में क्या दे रखा है 0.5% बाई वेट यानी कि 100 AMU सोल्यूशन में है। 100 AMU सोल्यूशन क्या है हमारा, इंसुलिन, इंसुलिन हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। 100 AMU इंसुलिन। अब आप कहेंगे कि सर केमिस्ट्री में बायोलॉजी लेके आ रहे हैं आप, कोई बात नहीं है, हमने मान लिया ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर इंसुलिन है हमारा, ठीक है। तो यानी कि 0.5 AMU सल्फर जो है हमारा वो 100 AMU इंसुलिन में है। अब मैं आपको बताऊँ सल्फर जो होता है इन सल्फर में, अगर हम वैसे देखें इन सल्फर जो होता है मतलब एक सल्फर में जो होता है हमारे 32 AMU मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, ठीक, इतनी बात आपको पता है। तो हमें इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब कॉन्सेप्ट जो निकालना है, जब हमारे लिए पता है कि 0.5 AMU इतने सल्फर हैं, तो एक में जो होंगे एक AMU अगर मैं निकालूँ एक AMU सल्फर है, तो आपको ये पता है यूनिट कन्वर्जन मेथड, एक AMU जो होता है 100 बटे में 0.5। अब जब मैंने एक में निकाल लिया है, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे ही 32 एक AMU जो है एक सल्फर में होते हैं 32 AMU, तो 32 AMU में कितना होगा, 32 AMU में अगर मैं कैलकुलेट करूं 32 AMU सल्फर में जो होगा वही हमारा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, एक बटे में गुणा में 32, ठीक है, 100 बटे में 0.5 गुणा 32 AMU इंसुलिन, बस यही होता है मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट। अब इसे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर जितना आंसर आएगा उसी को हम कहते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अगर पॉइंट काटेंगे 0 बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, 200 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी कि 6400 AMU इंसुलिन आ गया आपका, इतना आंसर है, ठीक है। इसी कहते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट, बस यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज, इतना नोट करो। उसके बाद पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, बस नोट करो वहाँ पे, आसान सी बात है, वैसे मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया होगा, ठीक है, फिर भी मैं टाइम दे देता हूँ, हट जाता हूँ साइड, नोट करो आप। हो गया नोट, हो गया होगा, ठीक है। तब तक मैं ऊपर से एरेज कर रहा हूँ, नीचे का बच्चा है तो करो नोट। तो मिलता है मुझे तो मुस्कुराना हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ, तो मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी जाता हूँ। इजी था ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी रहा होगा क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी इजी। अगला हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब हिंदी में बोले तो मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, लेकिन हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं हम। हेडिंग डाला पहला एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है सर एम्पिरिकल फार्मूला, बताएंगे, ये रहा, आपसे ही पूछ रहे, बताएंगे आप। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है हमारा, मतलब जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हो, मतलब ये आपने पढ़ा हो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब इसी को अगर हम मतलब बिल्कुल मतलब इजी वे में लिखें, जैसे मतलब आसान, जैसे हमारे यहाँ पर लिखे हैं 6 12 6, मतलब ये बहुत लंबा नंबर है, अगर हम इसे छोटे से नंबर में अगर रेशियो लें इसका, तो उसे कहते हैं मतलब सरल, यानी कि एम्पिरिकल का मतलब होता है इजी, इजी वे में मतलब इसके लिए पढ़े हम,
जैसे 6:12:6, ठीक है। इसी अगर जैसे हमारा दे रखा है, ठीक है, इसे अगर हम पढ़ेंगे मतलब इजी वे में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मैथ का रूल है जो होता है हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1, 2 और 6, क्योंकि अगर जो इनमें अगर हम देखेंगे नंबर तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो है 6 है, अगर हम इनके लिए सबके लिए करेंगे डिवाइड तो 1, 2, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आएगा अगर हम यहाँ पर CH2O, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर मतलब ये जो फार्मूला बन गया था इसे आप मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही हमारे एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारे, ठीक है, इसे ही कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो धीरे धीरे इनके सबके पॉइंट लिखते हैं, समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले मैं ग्लूकोज का ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। सिंपल है, मैथ का हमारे लिए लगाना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट 6, 12 और 6, इनके लिए इजी मतलब सरल भाषा में हमें करना है, ठीक है, आसान से आसान, और जितना भी नंबर हो इसे कैलकुलेट करना है। रेशियो कैलकुलेट करना आता ही है आपको, आता होगा, ठीक है, इतनी तो मैथ आती होगी। ये तो 6 क्लास वाली मैथ है, ठीक है, बहुत ही लोअर क्लास वाली है, या तो आपको पहले ही समझा दिया जाता है। ऐसे अगर इस रेशियो को हमें सॉल्व करना तो इसमें अगर हम देंगे तो सब कुछ 6 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 6 से 6 1, 6 दूनी 12, 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब ये जो रेशियो आया है इसे हम कार्बन की जगह पे लिखें, मतलब एक जो है इसकी जगह पे आया कार्बन वाला, ये 2 जो है हाइड्रोजन वाली जगह पे, और इधर भी एक जो है ऑक्सीजन वाली जगह पे आया है। तो इसके लिए जब हम इसके बेस पे लिखेंगे तो आएगा हमारा CH2O। तो ये जो बन के आता है इसे कहेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, इसे कहेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो है हमारे इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दो। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ही हमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, अगर आप देखेंगे जैसे ग्लूकोज का जो आपका मतलब फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, जो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है कि मतलब इस मॉलिक्यूल में हमारे या इस फार्मूले में मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं या एटम कितने हैं, वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है इज रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम प्रेजेंट, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्मॉलेस्ट रेशियो मतलब दिखाता है आपको, मतलब आसान से आसान शब्दों में आपको बताता है बस कि इसमें इतना ही पता चलेगा आपको कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर होता है उसमें हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कार्बन इतने इतने, हाइड्रोजन इतने, ऑक्सीजन इतने हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले सर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में मैं इधर साइड से लिख देता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला represent molecular formula represent exact number of atom present in various molecule, ठीक, ओके। अब आता है सर एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस। पहली बात तो हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो आपको मतलब क्लास लेवल में पढ़ाए जाते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे देखो चैप्टर के एंड में, ठीक है। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज है वो सारा अभी पढ़ा दे रहा हूँ, चैप्टर के एंड में करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन जो है यहाँ पर तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, और लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, केवल आंसर यहाँ पर मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देख लेना, वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ मैं लिख दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा एक 1 शॉट, ठीक है। क्वेश्चन का वो सारा वहाँ पर हो जाएगा। तो अभी तो हमें थ्योरी पे ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है।
अब इसी के बाद में आता है हमारे मतलब फार्मूले बनते हैं कुछ, मॉलिक्यूलर फार्मूला और वेपर डेंसिटी के बारे में, और मतलब एम्पिरिकल फार्मूला, इनमें मतलब कुछ रिलेशन होते हैं, वो हमें यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, एक पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, तो बनता कैसे है ये तो मैंने आपको मतलब वैसे बता दिया कि कैसे बनता है। अब इसका एक फार्मूला भी आता है निकल के, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला टू एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप कहेंगे सर फार्मूले का भी फार्मूला, तो हाँ भाई होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैसे करके बनाना है, क्या क्या होता है, टेक्निक समझते हैं, टेक्निक, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज का तो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है हमारा, लिखते हैं यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का मैंने आपको क्या बताया, C6H12O6। एंड एम्पिरिकल फार्मूला अगर मैं देखूं यहाँ पर, एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का मैं देखूं तो वो क्या आएगा, CH2O। अभी बताया आपको कैलकुलेट करके, ऊपर आपके सामने अभी भी लिखा है, ठीक है। इसी से ही बनाऊंगा मैं आपका फार्मूला, इसी से ही बनाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप देखें जैसे दोनों का फार्मूला जो है, इन दोनों से मतलब जैसे इसी में रिलेशन अगर निकालें तो इसके लिए रिलेशन में आता है आपका एक फार्मूला जो आपको रखना है, तो आता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, क्या आता है, रिलेशन। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। ये होता है इनके बीच रिलेशन। अगर आप इसके लिए n की वैल्यू निकालें, यहाँ पर आपको n की वैल्यू ज़्यादातर निकालने को कहता है, ठीक है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर y एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो है ही दोनों में लिखा हुआ, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ इस तरह टाइप का आपका फार्मूला बन के आता है, ठीक है। पहले मैं इंक डाल लूँ इसमें क्योंकि इंक हो गई है कम, आप तब तक इतना ही नोट करो, ठीक है। जैसे जो हमारा क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें आपको n कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। यहाँ पर n किसकी वैल्यू होती है, n इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर ले लिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर इसका हमने ले लिया बट अपॉन में जो है एम्पिरिकल फार्मूला का मास, मतलब इनके हमें सबको मास लेनी। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ये मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पर, और ये है एम्पिरिकल मास, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा ही मैं बना के दिखाऊंगा। जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 180 होता है। और मैं अगर यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकालूँ इसके, तो ये कितना होता है, देखो 12 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, यानी 14 और 16 कितना होता है, 14 और 16 6 4 10 और 2 1 3 30 हो गया, ठीक है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास आया वो आया 30। अगर इसके मैं कैलकुलेट करूँ तो 30 छंग 180 यानी कि 3 से 18 वही होते हैं। एन की वैल्यू जो आई है हमारी निकल के वो आई है यहाँ पर 6। इसे मैं अगर पुट करूँ यहाँ पर, जैसे ए जो है हमारा रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मतलब हमें एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारा यहाँ पर दे रखा है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला अगर मैं इसी में देखूँ, एम्पिरिकल फार्मूला जो है मैंने पहले तो आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन अब अगर एम्पिरिकल फार्मूला से मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना तो कैसे बनेगा। जैसे अभी यहाँ पर निकाला है CH2O, ये जो है इसे कहेंगे एम्पिरिकल, ठीक है। अब इसी की जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने अभी नंबर निकाला है 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 6 और CN, इसका फार्मूला कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इस n की जगह पे 6 आएगी, अभी हमने n की वैल्यू वाई कैलकुलेट किया तो आएगा यहाँ पर C6H12 और O6। तो कुछ इस टाइप का आपको जो है देखो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बन गया। तो ये जो रिलेशन होता है इससे ऐसे ही करके आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आता है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन में एक बुक आएगा कि इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला का वेट बताओ, वेपर डेंसिटी भी दे रखा होगा। अभी इसके वो भी मैं आपको रिलेशन बताऊंगा इसमें, ठीक है। अभी एक आएगा टर्म वेपर डेंसिटी,
उसके बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा आपको। बस आप पहले इतना नोट करो, इसके बाद बताता हूँ आगे का, ठीक है। और 5 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास करेंगे एंड, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 45 मिनट तक की हो पाई क्लास, क्योंकि 40 मिनट तो हो गए हमारे। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बस हमारा एक न्यू टॉपिक चलेगा इसी चैप्टर में, सोल्यूशन बिलियन। क्लास 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन क्लास 12th वालों का ही पहला चैप्टर ही है, तो उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलो इतना करो, नोट कर लिया होगा वैसे नोट यार, हो गया नोट। चलो तो फिर इरेज करो, इसे हटाओ। भूल जाता हूँ। अब देखो मैं आपको बताऊं इसके आगे, बस थोड़ा सा पॉइंट है। तन्हाई को फिर जाता हूँ। देखो भैया, देखो 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 देखो, अब देखो एक चीज तो हमने पढ़ी होगी, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर। मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट अक्सर निकालने को देता है। अब सर मिक्सर का कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो मैं आपके यहाँ से कोई बर्तन ले आया, ठीक है, बर्तन दे दोगे मुझे। जैसे मान लो मैं आपके घर से ले आया एक, मैं आपसे के घर से ले आया एक भगोना, ठीक है। ये मैं अगर आपके घर से एक ले आया, ठीक है, पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे आप अपने घर में चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय में देखो चीनी भी डालते हैं, ठीक है, पत्ती भी डाल, मतलब चाय की पत्ती भी डालते हैं, और नमक भी डालते हैं कुछ लोग, ठीक है। हमारे यहाँ पड़ता नमक पड़ता है, ठीक है, और दूध भी पड़ता है। तो उसमें ऐसे कई चीज़ होती है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो उसका ऐसे अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे, उसका तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में कैसे निकालें। मान लो मैंने इसमें हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ साथ अगर मैंने इसमें मेथेन गैस डाल दी, मेथेन का फॉर्मूला पता है नहीं पता? मेथेन का तो फॉर्मूला पता होगा, CH4, अगर मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। और मेथेन, ये दोनों जो है, मैंने मेथेन और हाइड्रोजन दोनों मैंने 2-2 मोल ले लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के भी 2 मोल ले लिए और मेथेन के भी 2 मोल ले लिए। इस पात्र में, इस भगोने में, आपके घर से मैं लेके आया, ठीक है। तो इसमें मुझे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है मिक्सचर का, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट मुझे करना है कैलकुलेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल मिक्सचर इन ग्राम, ठीक है। ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल मिक्सचर। इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल मिक्सचर इन ग्राम। अब जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो वो हम ग्राम में तो करेंगे यार कैलकुलेट, मुझे बताओ, ठीक है। AMM में वो जो है वो हमने मॉलिक्यूलर वेट ही कर सकते हैं। मतलब देखो यूनिट तो कई होती हैं इसके, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन तो चलता रहता है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर, पता नहीं पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो सब चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होते हैं, जैसे ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर मतलब टन, ऐसे बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
तो अब मैं आपके लिए अगर इसके लिए कैलकुलेट करने को कहूँ कैसे है, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट की बाढ़ होती है, और जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री के मतलब कुछ चैप्टर हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, डेरिवेशन भी आते हैं कुछ, लेकिन वो अभी नहीं, ठीक है, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर एन टोटल, यानी कि मैंने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए और मेथेन के 2 मोल लिए, मैं यानी कि मैंने पूरे मिक्सचर में कितने मोल लिए, अगर देखा जाए तो 4 मोल लिए हैं टोटल, ठीक है। टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पर, मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, NH2 प्लस N मीथेन, आपको ताकि एक एक पॉइंट लिख जाए। हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हमने, 2 मोल, मेथेन कितने लिए, 2, टोटल कितने हो गए, 4 मोल, ठीक। टोटल जो है हमारे पास आ गए 4 मोल। अब मैं अगर निकालूं इसका वेट टोटल, ठीक है, केवल वेट पहले से निकालना है, ठीक है, टोटल वेट हाइड्रोजन की जब हमने लिए यहाँ पर 2 मोल, ठीक है, देखो 1 मोल का जो हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि हाइड्रोजन का इतना होता है, मतलब एटॉमिक वेट होता है 2, मतलब 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर मतलब 2 दे रखे हैं तो इसके 2 से गुणा होगी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हैं और प्लस में इसके 2 मोल हैं दिए हुए, तो इसकी गुणा करो 2 से, ठीक है, प्लस मेथेन जो है यहाँ पर दिया, मेथेन का जो होता है एटॉमिक वेट वो होता है 12 और 4 16, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 मोल हैं दे रखे, तो यानी कि 16 दूनी 32, 2 से गुणा करेंगे वही, जैसे यहाँ पर किया, ठीक है, 2 गुणा 16, तो 2 दूनी 4 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 ग्राम हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मतलब इस मिक्सचर में 4 मोल में 36 ग्राम हमारे पास दे रखा है, 4 मोल में 36 ग्राम। पॉइंट को नोट करना बिल्कुल, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए दे रखा है 4 मोल में 36 ग्राम वेट है। पॉइंट बिल्कुल इधर कंसंट्रेट करो, ठीक है, 4 मोल में जो 36 ग्राम है हमारे पास मिक्सचर, ठीक है, 4 मोल में हमारे लिए दे रखा है। अब हमें निकालना है 1 मोल में, वही आ जाएगा अपना यूनिट कन्वर्जन मेथड, 36/4 गुणा 1, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट, काटो 4 9 36, टोटल आ गया हमारा 9 ग्राम, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप बिल्कुल मिक्सचर का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिखने का कोई बात नहीं, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक नोट करके मैं कुछ पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, बस 2 पॉइंट है, बस ऐसे ही छोटे छोटे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में वो कुछ अलग लैंग्वेज में आपको दे देगा, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो अगर कहीं भी क्वेश्चन में जैसे ग्राम एटम दे रखा हो तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, मतलब ग्राम एटम दे रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। ग्राम एटम अगर केवल कहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मतलब किसी एटम के नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है, ठीक है। फिर आता है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल अगर जैसे कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है वो क्वेश्चन जैसे ग्राम मॉलिक्यूल लिख कर दे दे, ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बस इतनी सी बात थी, ये 2 पॉइंट लास्ट के। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गए हैं, पूरे समझ में आ गए हैं पॉइंट, यानी कि आज जितना पढ़ा है सब इजी पढ़ा है और आगे भी आपको सभी इजी लगेगा अगर हमसे पढ़ते रहे, हमारे साथ बने रहे लास्ट तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, आज जितना पढ़ा है उसके लिए लाइक ठोको वीडियो पर, ठीक है, और कमेंट बिल्कुल बरसात कर दो, और जो भी डाउट हो, अगर वैसे तो कोई डाउट बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से कि हाँ आपको कठिन भी चीज़ पढ़ाई हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके लिए खुला रहेगा, 24 घंटे, जब चाहो आप कमेंट पोस्ट करो अपना डाउट, आपको उसका आंसर ही मिल जाएगा, हमारे एक्सपर्ट से जवाब मिलेगा, वरना मैं ही आपको जवाब दूंगा, ठीक है। रिलेवेंट होगा डाउट, अच्छा होगा डाउट, थोड़ा ज़्यादा या क्वेश्चन वोश्चन होगा तो उसका वीडियो बनाकर भी उसका सोल्यूशन आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा और ऐसे ही हमारे साथ आखिर तक बने रहें, आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये सब बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं ही आपकी कंप्लीट कर दूँ, अब मैंने सोच लिया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा आपके लिए, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट जो है और भी टीचर्स हमारे साथ अगर कोई जुड़ते हैं तो वो आपको पढ़ाएं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर IIT JEE एंड नीट, ठीक है, बाय SK सर, फैला दो हर जगह आज के बाद कि फिजिकल केमिस्ट्री साउंड कोचिंग सेंटर चैनल पर बाय SK सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो चलो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड, ठीक है। लेक्चर 2 हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट, आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए जाओ खाना वाना खाओ और उसके बाद कर लो रिवीजन। नोट्स अगर बना लिए हो तो कोई बात नहीं बनाया तो बना लो, वरना टेलीग्राम चैनल पर तो अपलोड हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होते हैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जो आगे के मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।